नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक इन टुडेस सेशन। दोस्तों आज का सेशन सबसे ज़बरदस्त होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि टेंसेस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सभी के लिए। दोस्तों आज मैं आपको 30 दिनों वाले टेंसेस 30 मिनट में सिखाऊंगा। जी हाँ, 30 डेज वाले टेंसेस को मैं सिखाऊंगा आपको मात्र 30 मिनट में। अगर आपने ये आधा घंटा इस क्लास को दे दिया तो लाइफ टाइम के लिए आपकी टेंसेस की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। दोस्तों हम टेंसेस सीखते तो हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, हमने कितनी बार भी सीखी हमें समझ में ही नहीं आते हैं, हम उनका इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। आज आपको मैं सिखाऊंगा टेंसेस और उनका यूज़ करना भी बताऊंगा। और आज की 30 मिनट की क्लास सुपर पावर क्लास होने वाली है, क्योंकि आपको ऐसे ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप मात्र 30 मिनट में पूरे टेंसेस समझ लेंगे। दोस्तों ये मैंने टेंसेस का चार्ट यहाँ पे बना दिया है। दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सही है कि अंग्रेजी बोलने के लिए, अंग्रेजी लिखने के लिए टेंसेस आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं तो आप कितनी भी अच्छी अंग्रेजी सीख लो, लेकिन आप गलत अंग्रेजी बोलने लग जाओगे। इसलिए पूरा का पूरा एक रूल्स का चार्ट है, मैंने एक चार्ट बना लिया है। मैं आप बिना टाइम वेस्ट की क्लास को शुरू करता हूँ। और हाँ, 30 दिन की सीरीज़ अगर आप अटेंड कर रहे हैं, अगर आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ज़बरदस्त ट्रिक्स मिलेगी अंग्रेजी सिखाने वाली। और पूरी क्लासेस को डे 1 डे 2 वाइज हमने कोर्स बना रखा है। इस प्लेलिस्ट में जाइए यूट्यूब के, बिल्कुल फ्री है, और वहाँ जाके आप डे 1 वाइज पूरा 30 डेज का कोर्स अटेंड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात टेंस होता क्या है, ये कंसेप्ट आपको समझना है। तो टेंस का मतलब होता है टाइम। क्या होता है टेंस का मतलब, समझ लीजिए। टेंस का मतलब होता है समय। इसका नाम क्या है, टाइम। टेंस सिर्फ एक बात बताता है, ध्यान सुनना, कान खोल कर सुनना। टेंस टेल्स ओनली वन थिंग कि जब भी आप अंग्रेजी बोलो, अगर आप प्रेजेंट में बात कर रहे हो तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब लगाओ, अगर आप पास्ट में बात कर रहे हो तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब लगाओ, अगर आप फ्यूचर में बात कर रहे हो तो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब लगाओ। मैंने खुद ने भी जब अंग्रेजी सीखी मैंने भी सेम फॉर्मूला अपनाया कि भाई क्या होता है टेंस, कि प्रेजेंट में बात करना है तो इनका इस्तेमाल करना है, पास्ट में इनका, फ्यूचर में इनका। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आपको अंग्रेजी के टेंसेस आ गए, कुछ भी दम वाली बात नहीं है। अब टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। 3 प्रकार क्यों बनाए, क्योंकि टाइम सिर्फ 3 प्रकार का ही होता है, या तो बीता हुआ कल, या आज है, या फिर हमारा कल होगा। इसके अलावा चौथा कोई टाइम नहीं होता है, इससे चौथा कोई टाइप बनाया नहीं। अगर चौथा कोई टाइम होता तो चौथा टाइप यहाँ पर बना दिया जाता, लेकिन टाइम जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है। अब दूसरी बात हमें ये समझना है कि अगर हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो हमें ये 4 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करनी है। ठीक है, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैज बीन, ये 4 है। अगर हम पास्ट में बात कर रहे हैं तो डिड, वाज, वर, हैड बीन। अगर हम फ्यूचर में बात कर रहे हैं तो विल बी, विल हैव बीन। ये चार्ट को हम लर्न कर लेंगे। दिमाग में सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी, इस चार्ट के अलावा कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, गारंटी देता हूँ, कुछ भी याद नहीं करना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें भी सेम होते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें भी सेम होते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें भी सेम होते हैं। एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, आपको मजा आ जाएगा। देखो मैंने एक 3 सेंटेंस लिखना है यहाँ पर, है ना। एग्जाम्पल जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा। अब मुझे बिल्कुल ध्यान से बताइए दोस्तों कि इन तीनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है, बताइए। इन तीनों सेंटेंसेस में आपको हिंदी में क्या डिफरेंस लग रहा है? आप बोलोगे सर इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हूँ आ रहा है, यहाँ पर था आ रहा है, यहाँ पर गा आ रहा है। कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट लिखा हुआ है, रटवा नहीं मानना है भाई। ये समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है, हेल्पिंग मेन वर्ब जो है वो भी सेम है। सिर्फ यहाँ पर समय का डिफरेंस आ रहा है कि ये वाक्य जब मैं बोलता हूँ, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको दिमाग में क्या आएगा, मतलब अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सर अभी काम कर रहे, सर को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। मैंने कहा कि अरे यार मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा था, तो दिमाग में क्या आएगा, अच्छा सर पढ़ा रहे थे इसीलिए अपना फ़ोन अटेंड नहीं कर पाए, मतलब अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा था, वो काम घटना हो चुकी है। मैंने कहा कि मैं पढ़ा रहा हूँगा, मैंने कहा ना अरे कल मैं इस समय पढ़ा रहा हूँगा, मतलब घटना घटने वाली। तो यहाँ पर कोई प्रोसेस चल रही है, यहाँ पर चल रही थी, अब नहीं चल रही है, और यहाँ पर चल रही होगी। इससे हमें हिंदी में समय का ज्ञान हो रहा है कि समय
के हिसाब से घटनाएं हो रही। अब जब इन तीनों वाक्यों को कन्वर्ट करते हैं ना अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी ये बोलती है कि जब तीनों को कन्वर्ट कर रहे हो ना भाई, हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना। अगर आप प्रेजेंट में बात कर रहे हो तो प्रेजेंट का इस्तेमाल करना, अगर आप पास्ट में बात कर रहे हो तो पास्ट का, फ्यूचर में बात कर रहे हो तो फ्यूचर में। यही समझना है कंसेप्ट, बार बार यही समझना है कि आपको जब यहाँ पे ह दिख रहा है, हिंदी में वाक्य बोलने के बाद समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट का है, बस ये 4 हेल्पिंग वर्ब याद कर लो, अंग्रेजी आपकी दीवानी हो जाएगी। मे को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मे को आई बोलते हैं, इतना सबको पता है, आना चाहिए। मे को आई बोलते हैं। इसके बाद हमें सबको पता है, हम कब से पढ़ रहे हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। किसी भी कॉमन सेंटेंस की रचना करने के लिए हमें ये 4 बातें चाहिए, ये सबको पता है। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट, ये सबको पता है। मुझे इसको बताने की नीड नहीं है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। अब सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? आई हो गया। हेल्पिंग वर्ब हमें क्या चाहिए? अब हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है कि भाई कौन सा टेंस चल रहा है, तो प्रेजेंट टेंस है ना। कोई काम हो रहा है तो हम कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं, कोई काम हो रहा है तो क्या लगाते हैं? कॉन्टिन्यूअस। आई के साथ क्या आता है? एम आता है, इतना पता होना चाहिए। आया। अब आयम के बाद पढ़ाना, अगर कोई काम प्रोसेस में है तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आई एम, वर्ब की फॉर्म, पढ़ाना को बोलते हैं टीच। क्योंकि वर्ब जो है वो काम हो रहा है इसलिए हमने फोर्थ फॉर्म लगा दिया। जब भी कोई काम प्रोसेस में होगा तब हम हमेशा फोर्थ फॉर्म लगाते हैं वर्ब का, जिसे हम आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। आई एम टीचिंग, ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। सो आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, सेंटेंस क्या बन गया? आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम सिटिंग, आई एम टॉकिंग, आई एम स्टडिंग, आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ। तो कोई भी काम हो रहा है प्रेजेंट में तो हमने एम लगाना है आई के साथ। अब इस वाक्य में देखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, कंसेप्ट समझिए, बजाएगा आगे और, है ना। मैं को बोलते हैं आई। अब यहाँ पर ये था है, इसके लिए हमने एक वर्ड यहाँ से निकालना है। था के लिए क्या लगाएं? डीड लगाएं, वॉज वर लगाएं, हेड लगाएं कि हेड बीन लगाएं, क्योंकि सबका मीनिंग था होता है। लेकिन हमें ये पता लगाना है कि कौन सा पार्ट है, क्योंकि पास्ट के भी 4 पार्ट है ना। तो कोई काम हो रहा था तो कॉन्टिन्यूअस में चले जाएंगे, और कॉन्टिन्यूअस से वॉज या वर, आई के साथ वॉज लगा देंगे, आई वॉज। बाकी वर्ब तो वही की वही है, टीचिंग ही रहेगी यहाँ पर, और ऑब्जेक्ट भी वही का वही है। सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा, तो यहाँ पर आई। अब आई के साथ क्या लगा देंगे? यहाँ पर इस्तेमाल लगाया, प्रेजेंट में बात की तो, पास्ट में बात की तो क्या लगाया? वॉज वर। फ्यूचर में बात करेंगे तो क्या लगाएंगे? विल बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विल बी। तो हमने यहाँ पे विल बी लगा दिया। बाकी चूंकि प्रोसेस में काम है तो टीचिंग इंग्लिश। सो गाइज यू कैन सी, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर जो था ना, ये समय का बदलाव था, और इन शब्दों के लिए हमने क्या किया? इन शब्दों के लिए हमने ये लगा दिए। मतलब ये जो वर्ड आपके सामने दिख रहे हैं ना, बस यही ट्रिक है। ट्रिक ये है टेंस की, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अकॉर्डिंग टू टाइम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगाना है, बाकी सब अंग्रेजी में सेम रहता है। अरे ये पेन को पेन ही बोलेंगे, कुछ और नहीं बोलेंगे। टेबल को टेबल ही बोलेंगे, बोर्ड को बोर्ड ही बोलेंगे। चेंज क्या करना है बात करते समय? अंग्रेजी में बात करते समय सिर्फ ये 12 की 12 हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखो। अंग्रेजी आपकी फर्राटेदार से भी ऊपर लेवल की हो जाएगी। बस ये 12 हेल्पिंग वर्ब को लर्न करना है और उनका सही इस्तेमाल करना है। गलती कहाँ होती है? हम बात करते हैं प्रेजेंट में, हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लेते हैं पास्ट की। हम कहना चाहते हैं पास्ट में, बोल देते हैं प्रेजेंट का टेंसेंस। तो आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सही बोलते हो, लेकिन आप गलती कहाँ करते हो? हेल्पिंग वर्ब में गलती कर देते हो। तो चलिए अब हम टेंस का कार्यक्रम शुरू करते हैं। अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना मत भूलना, है ना, लाइक ज़रूर करें। चलिए ये मैंने इरेज कर दिया। नाउ गाइस लेट अस गो टूवर्ड्स द चार्ट। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब मैं वापस समझाता हूँ। आप सबको इतना समझ में आ गया है कि टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रत्येक टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट 4 टाइप्स क्यों बनाए? प्रेजेंट के 4 भाग कौन से हो गए? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन्हीं पास्ट के भी यही 4 टाइप्स होते हैं, इन्हीं फ्यूचर के भी यही 4 टाइप, मतलब नाम एक ही है। लेकिन जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलोगे तो आपको डूडस आना चाहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलोगे तो इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट तो ये, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो ये। उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट बोलोगे तो ये डिड आ जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो वॉज वर आ जाएगा। मतलब इसी प्रकार से आपको पूरा चार्ट याद कर लेना है।
चार्ट को याद कैसे करना है? चार्ट को याद ऐसे करना है। मैंने कैसे किया, दैट आई एम सेम टेलिंग यू। देखो मैंने क्या किया कि मैंने प्रेजेंट की 4 हेल्पिंग वर्ब याद कर ली कि प्रेजेंट में पहले में लगता है डू डस, दूसरे में इज एम आर, तीसरे में हैज हैव, चौथे में लगता है हैज हैव बीन। फिर पास्ट में गए तो पास्ट की भी 4 हेल्पिंग वर्ब्स होती है। पहला मतलब इंडेफिनिट, हमें यहाँ समझना चाहिए। पहले में लगता है डिड, दूसरे में वॉज वर्ड, तीसरे में हैड और चौथे में हैड बीन। फिर मैंने फ्यूचर में एक कॉमन चीज़ देखी कि फ्यूचर के प्रत्येक टाइप में चाहे इंडेफिनिट हो कॉन्टिन्यूअस हो विल आ रहा है, तो विल तो कंपलसरी है। तो पहले में विल, दूसरे में विल के साथ लगा दो बी, तीसरे में विल के साथ लगा दो हैव और चौथे में विल के साथ लगा दो हैव बीन। वही है ना, विल, विल बी, विल हैव बीन। बात समझ में आ रही? दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा लॉजिकल चीज़ें हैं। मैंने कहा ना अंग्रेजी लॉजिकल है, पूरा मैथ्स जैसा काम है, इसमें कोई रट्टा और मारने वाला काम ही नहीं। अगर आप स्ट्रक्चर के साथ पढ़ोगे तो अंग्रेजी कंसेप्ट वाइज आएगी। अगर आप एक साथ रट्टा मारोगे जैसे बाकी यूट्यूबर्स करते हैं, सब रट्टा मरवा देते हैं, इसको ऐसा बोलते हैं, इसको ऐसा बोलते हैं, वो सबको पता है कैसा बोलते हैं। सिखाओ ना उनको कि सब्जेक्ट कहाँ से है, ऑब्जेक्ट कहाँ से है, ये हम सिर्फ सिखा देंगे आपको। तो ये कंसेप्ट हो गया। चार्ट याद कर लिया आपने। अब चार्ट याद करने के बाद बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी प्रेजेंट में बात करेंगे तो इनका इस्तेमाल करना है। अब प्रेजेंट में 4 प्रकार से हम बात कर सकते हैं। प्रेजेंट में कितने प्रकार से बात कर सकते हैं समझने की कोशिश करना है, 4 प्रकार से। अगर हम कोई ऐसा वाक्य बोलते हैं प्रेजेंट में जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देता है, क्या देता है? विच गिव्स यू ओनली इन्फॉर्मेशन, जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देता है अगर आपको, उसके लिए आपको डू या डज लगाना है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कैसे देखता है? जैसे इंडेफिनिट कहा जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ाता हूँ तो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? एक जानकारी दे रहा हूँ। इंडेफिनिट, मैं कब पढ़ाता हूँ, क्यों पढ़ाता हूँ, कितना पैसा कमाता हूँ, क्या करता हूँ, कुछ पता नहीं, इसलिए इंडेफिनिट कैटेगरी में है। ऐसा कोई भी सेंटेंस जो वर्तमान में इन्फॉर्मेशन देता है दैट इज इंडेफिनिट, या हैबिट बताता है। मैं रोज़ सुबह वॉक पर जाता हूँ तो ये इंडेफिनिट आ जाएगा। प्रेजेंट में ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें कोई काम हो रहा हो, कोई काम प्रोसेस में उसकी जानकारी मिल रही है। जैसे मैंने कहा कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं चाय बना रहा हूँ, मैं खाना बना रहा हूँ, वह दौड़ रहा है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, नीरज जेवलिन फेंक रहा है, हम सब खुशियाँ मना रहे हैं, पूरा देश झूम रहा है। इस तरीके से आप अंग्रेजी सीख रहे हो मास स्टडी के साथ, तो इस तरीके से। तो कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या होता है कि कोई भी काम हो रहा है। परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी काम कंप्लीट हो जाना। जब कोई चीज़ सही होगी, कंप्लीट हो जाएगी, तभी तो परफेक्ट बोलेंगे ना। जैसे किसी ने क्या किया, किसी ने रंगोली बनाई, रंगोली बनाने के बाद आपको पूछा कि मेरी रंगोली कैसे लग रही है, आप क्या बोलोगे? परफेक्ट। तो कोई भी कंडीशन परफेक्ट कब होती है? जब कोई काम कंप्लीट हो जाता है। किसी ने क्या किया, डेकोरेशन बनाया, अपने घर को सजाया, वो आपको पूछेगा कि मेरा घर कैसा लग रहा है, हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट। तो परफेक्ट मतलब कोई काम पूर्ण हो गया हो। तो जब प्रेजेंट में पूर्ण होगा तो हैज हैव लगाएंगे, पास्ट में कंप्लीट होगा तो हैड लगाएंगे, फ्यूचर में कंप्लीट होगा तो विल हैव लगाएंगे। कोई ऐसा काम जिसमें हमें कंप्लीटनेस भी दिखे और प्रोसेस में भी दिखे, उसको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं, पीसी बोलते हैं। जैसे कैसे? जैसे मैंने कहा कि मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ। अब मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ मतलब 2 घंटे तो मैंने खाना खा लिया है और अभी भी खाना खा रहा हूँ। ठीक है, जैसे वह 2 दिन से भाग रहा है। अब 2 दिन तो भाग लिया, अभी भी भाग रहा है, तो 2 दिन से भाग लिया वो परफेक्ट कहलाएगा, अभी भी भाग रहा है वो कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। पहले हमें इन चारों के मीनिंग समझना है। ता है, ती है, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, ठीक है, उसकी जगह पर है, उसकी अपनी वैल्यू है। लेकिन पहले हमें ये समझना है, हमें कंसेप्ट में ये डालना है कि सर प्रेजेंट में जब कोई ऐसा सेंटेंस होगा जो हमें सिर्फ जानकारी देगा कि कोई घटना होती तब हम डू डस लगा देंगे, कोई काम हो रहा है तो हम इज एम आर लगा देंगे, कोई काम हो चुका है, कंप्लीट हो गया है, जैसे मैंने खाना खा लिया, हमने पढ़ाई कर ली है तो हम हैज हैव लगा देंगे, और कोई काम चल रहा है तो हम हैज हैव बीन लगा देंगे। सेम रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। इंडेफिनिट पास्ट मतलब डिड कब लगाना है? जब कोई काम आपका हुआ, कोई घटना हुई, पास्ट में हो गई, जिसकी पूर्ण जानकारी आपके पास नहीं, क्योंकि इंडेफिनिट का मतलब ही होता है अधूरी जानकारी। वह भागा, क्यों भागा, कहाँ भागा, कब भागा, अभी भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है कुछ नहीं पता है, वह भागा, मैंने खाना खाया, उसने क्रिकेट खेला, तो आपको डिड लगाना है। ठीक है, और अब उसके बाद आपको लगाना है, कोई काम हो रहा था पास्ट में तो वॉज वर्ड लगाना है, कोई काम हो चुका था तो हैड लगाना है, कोई काम हो रहा था और समय आ जाए तो आपको हैड बीन लगाना है। सेम रूल विल बी अप्लाइड ऑन दिस फ्यूचर टेंस। कोई काम होगा, सिंपल है, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं इंदौर जाऊंगा तो विल लगाना है। कोई काम हो रहा होगा तो आपको लगाना है विल बी। जैसे मुझे लगता है कि यार मुझे लगता है वो सो रहा होगा,
फ्यूचर में जजमेंट लगाते हैं कि कोई घटना घट रही होगी तो कॉन्टिन्यूअस होगा, तो आपको विल बी लगा देना है। बाकी सब चीज़ तो सेम रहती है ना, मैंने अभी बताया था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को बदल देना। ठीक है, ये पूरा चार्ट। अब बात आ जाती है मुद्दे की कि सर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हमें पता है कि राम आएगा तो राम लिखना है ना, और ऑब्जेक्ट मान लो बैग आ गया, टेबल आ गया तो टेबल लिखना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो देखिए जब भी ये वाली हेल्पिंग वर्ब्स आएंगी ना, ये वाली हेल्पिंग वर्ब्स आ रही है तो आपको उसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि वर्ब के 4 प्रकार होते हैं। अगर ये वाली हेल्पिंग वर्ब्स आ गई ना तो आपको वर्ब का हमेशा फोर्थ फॉर्म लगा ले। आज से गांठ बांध लो कि जब भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है, फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म, जैसे कुक का कुकिंग, प्ले का प्लेइंग। उसी प्रकार ये वाली हेल्पिंग वर्ब्स आएगी ना तो आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, और जब वापस ये वाली हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएगी आपको टेंसेस में तो आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है। आप बोलोगे सर ठीक है ये तो याद कर लेंगे कि भाई 1 3 4 2 कहाँ गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आपको पास्ट के सिंपल सेंटेंस में लगानी है। जब भी पास्ट का सिंपल सेंटेंस बोलेंगे तो आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी। अब टेंस में 2 नियम याद रखने हैं, 2 नियम याद रखने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में हमें डूडस का इस्तेमाल नहीं करना है। सिंपल सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आता है। जैसे मैंने कहा मैं पानी पीता हूँ तो आई ड्रिंक वाटर, वर्ब की हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की नीड नहीं होती। 2 जगह हेल्पिंग वर्ब की नीड नहीं होगी, एक तो यहाँ पर और एक तो यहाँ पर। इन दोनों का इस्तेमाल हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, या तो नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव। ये बात आपको रटनी पड़ेगी, नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव में किया जाता है। सिंपल सेंटेंस होगा तो आपको डूडस नहीं लगाना। जैसे कोई भी आपने जानकारी दी, प्रेजेंट की बात करते हैं, मैं पढ़ाता हूँ तो यहाँ पर आई और पढ़ाने को बोलते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखो वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म, आई टीच। मैं नहीं पढ़ाता हूँ तब आपको डूडस लगाना है। तो डूडस और डिड अच्छे से याद कर लो कि हमेशा नेगेटिव इंटरोगेटिव में, सिंपल सेंटेंस में कहीं नहीं मिलेगा आपको देखने को। ठीक है, तो मैं पढ़ाता हूँ आई टीच, मैं खाता हूँ आई ईट, मैं जाता हूँ आई गो, मैं बैठता हूँ आई सिट। बोलने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या? मैंने कहा मैं खाता हूँ आई ईट, अब ये दिक्कत आ रही कुछ, मैं खाता हूँ तो आई ईट, अब मैं जाता हूँ तो आई गो, मैं यहाँ बैठता हूँ आई सिट, मैं सोता हूँ आई स्लीप। आसान है ना, कोई दिक्कत है क्या? ऑब्जेक्ट लगाना लगा दो। मैं खाना खाता हूँ तो आई ईट फूड, मैं रात को सोता हूँ आई स्लीप एट नाइट। इस तरीके से तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी इसमें इंडेफिनिट सेंटेंस। अब आपको करना क्या है, मैंने क्या किया था, जब मैंने कंसेप्ट समझ लिया और कुछ रूल्स मैंने याद कर लिए, याद करने के बाद देखो पसीना आ रहा है, मेरे पसीने के लिए लाइक करो और शेयर करो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना, ठीक है, और दोस्तों को बताओ। अब ये चार्ट मैंने पढ़ लिया, 2 मिनट में आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि भाई टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रत्येक टेंस के 3-3 पार्ट्स होते हैं, 4-4 पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट के अलग 4 हेल्पिंग वर्ब से, पास्ट के अलग हेल्पिंग वर्ब से, फ्यूचर के अलग हेल्पिंग वर्ब से। प्रेजेंट में बात करेंगे तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, पास्ट में बात करेंगे तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फ्यूचर में बात करेंगे तो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं, मैंने आपको एग्जांपल पे दिखा दिया। अब आपने ये भी याद कर लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट ये दोनों ऐसे टेंस होते हैं जिनकी हेल्पिंग वर्ब सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में ही आती है। सिंपल में हम सीधा सब्जेक्ट और वर्ब लिख देते हैं। यहाँ पर बात करेंगे तो सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, और यहाँ पर डिड नहीं आएगा तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, आप क्या करेंगे दोस्तों, एक सेंटेंस लेंगे, उसको पूरा का पूरा प्रेजेंट में बोलेंगे, फिर एक सेंटेंस लेके पूरा का पूरा पास्ट में बोलेंगे, फिर एक सेंटेंस लेके पूरा का पूरा फ्यूचर में बोलेंगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मैंने सेंटेंस क्या लिया, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। मैंने सेंटेंस लिया मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। अब मैंने ये सेंटेंस देखा तो मुझे समझ में आया कि आप सेंटेंस को पहचानना सीखिए, हाउ टू आइडेंटिफाई सेंटेंस। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ मतलब प्रेजेंट की बात है, क्योंकि है आया मतलब प्रेजेंट है। अब मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मुझे समझ में आ गया हाँ सर आप अंग्रेजी बोलते हो। अब भाई प्रेजेंट में तो 4 हेल्पिंग वर्ब है, तो इस वाक्य को बनाने के लिए मैं कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाऊँ? तो भाई इजी मार्क कब लगेगा, जब कोई काम हो रहा होगा, काम तो हो नहीं रहा है। कोई काम कंप्लीट हो चुका है, नहीं। कोई काम कंप्लीट हो चुका है, हो रहा है, नहीं, तो सिर्फ फर्स्ट वाला लगेगा। अब इसमें यहाँ चेक करना है कि अच्छा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो अगर सिंपल सेंटेंस है तो फिर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है, तो सीधा सब्जेक्ट और वर्ब लिख दोगे। मेरे को बोलेंगे आई बोलता हूँ तो आई स्पीक, अंग्रेजी को बोलते हैं इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश।
समझ में आ गया इतना? कोई भी सिंपल सेंटेंस आ जाए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिख दो। आई स्पीक इंग्लिश, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं मोबाइल चलाता हूँ, आई यूज मोबाइल। जब नेगेटिव बनाएंगे तब आपको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, नियम है। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, तो आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। अब आपको ये पता होना चाहिए कि डूडस कहाँ लगाते हैं, इज़ेमार कहाँ लगाते हैं। अगर आपको नहीं पता है, मेरा डे 1 का क्लास देखिए, वहाँ पे मैंने बताया है। ठीक है, क्या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, डू आई स्पीक इंग्लिश, इस तरीके से आप बना दें। क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश, इस तरीके से वाक्य बन जाए। तो मैंने क्या किया कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ तो आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, डू नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, डू आई स्पीक इंग्लिश। और क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश। तो एक एक मैंने टेंस की 4 वाक्य यहाँ के बनाए। अब इसी आपको यहाँ पर इस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ तो इंडेफिनिट, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। क्योंकि आपने जैसे एम लगाया तो आपने वर्ब को फोर्थ फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। कंसेप्ट समझिए, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, बात को बिल्कुल ध्यान समझना, मजा आ जाएगा, समझ गए, बोल रहा हूं। अब यहां एक बात आप नोटिस करिए, जब मैं इसका वाक्य बनाऊंगा, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, तो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। अब आपने याद क्या रखना है दोस्तों, कंसेप्ट। मजे की बात यह है, मजे की बात देखिए कि आपने जब बोला कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं, तो आपने यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया, क्योंकि आपको पता है कि इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो मुझे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना। पर आपने जैसे बोला कि मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, तो दिमाग आपका इतना टैलेंटेड था कि उसने एम लगाया। जैसे ही आई के साथ एम लगाया तो आपने क्या कर दिया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा दिया। मतलब अगर मैं यहां समझाऊं आपको कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं, समझ लीजिए कंसेप्ट को, प्रेजेंट में इस पूरा समझ में आ जाएगा। मैं अंग्रेजी बोलता हूं, तो आपने जब इसको बनाया तो आपने लिखा आई स्पीक इंग्लिश, इतना समझ में आ गया। जैसे आपके दिमाग ने बोला कि मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, तो आपने बोला आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश। आपने बोला मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं, मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं। अब जैसे आपने चुका हूं बोला तो आई हैव स्पोकन इंग्लिश। फिर आपने बोला मैं 2 घंटे से अंग्रेजी बोल रहा हूं, मैं 2 घंटे से अंग्रेजी बोल रहा हूं, तो कैसे बनाओगे, आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अब ये कंसेप्ट आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बोर्ड पर एक बार प्रॉपरली। अब देखिए, अब दिमाग की कलाकारी देखिए। जब आप बोलते हो कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं, तो आपने आई लगाया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगती नहीं है इंडेफिनिट में, क्योंकि नेगेटिव में आता है, इंट्रोगेटिव में आता है, तो आई स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, तो आपने जैसे आई के साथ एम लगाया तो ऑटोमेटिकली वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा दिया। मतलब हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से आपकी मेन वर्ब भी बदलती रहती है। मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं, अब कंप्लीट हो गया, तो आपको याद आया कि सर कंप्लीट होता है ना तो प्रेजेंट में हैज़ लगाते हैं। याद क्या आया, सर कोई भी काम कंप्लीट हो जाएगा ना प्रेजेंट में तो हैज़ लगाना है। तो जैसे आपने आई के साथ हैज़ लगाया यहाँ पर, तो आपने यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया, आई हैव स्पोकन इंग्लिश, तो हैव के साथ स्पोकन लगा दिया। आपने जैसा किया, जैसे ही देखा कि यहाँ पर कोई काम चल रहा है और कंप्लीट भी हो गया है, तो आपने आई के साथ हैव बीन लगाया। जैसे हैव बीन लगाया, दिमाग ने बोला वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा। यही तो अंग्रेजी टेंस है कि आपने जो हेल्पिंग वर्ब लगाई उसके हिसाब से आपको मेन वर्ब भी लगानी है। समझे कि नहीं? अब आप बोलते हो कि आई एम स्पीक इंग्लिश, कई बच्चे बोलते हैं मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, आई एम स्पीक इंग्लिश। भाई आपने अगर एम लगाया है तो फिर स्पीक तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है,
तो आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईट फूड। आई हैव ईट फूड तो गलत है ना, आपने आई हैव लगाया तो हैव के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो इसी प्रकार आपको हेल्पिंग वर्ब का कॉम्बिनेशन समझना है मेन वर्ब के साथ। ये कथा थी, पूरी कथा का सार था। अब आपको करना क्या है, आपने एक सेंटेंस यहाँ लिया, ऐसा कैसा यहाँ पर सेंटेंस लीजिए, उसको प्रैक्टिस करिए। मैंने अंग्रेजी बोली तो आई स्पोक इंग्लिश, क्योंकि सेकेंड फॉर्म आएगा पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस में। मैंने अंग्रेजी बोली, आई स्पोक इंग्लिश। मैंने अंग्रेजी नहीं बोली तो फिर आपको डिड नॉट लगाना है, और डिड आ जाएगा तो डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। तो मैंने अंग्रेजी बोली, आई स्पोक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल चुका था, आई हैड स्पोकन इंग्लिश। मैं 2 घंटे से अंग्रेजी बोल रहा था, आई हैड बीन लगाया तो फोर्थ फॉर्म, आई हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। सिंस फॉर का इस्तेमाल मैंने बाकी वीडियोस में बताया है। अब उसी प्रकार फ्यूचर में मैं अंग्रेजी बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश, क्योंकि विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँगा, आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँगा, आई विल हैव स्पोकन इंग्लिश। मैं अंग्रेजी 2 घंटे से बोल रहा हूँगा, आई विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। इसी प्रकार हम एक एक सेंटेंस करके लेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, एक एक सेंटेंस लेंगे, और उसी को प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब के साथ हम तब तक प्रैक्टिस करेंगे जब तक कि हमारे दिमाग को पता न चल जाए कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। मतलब टेंसेस इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। टेंसेस क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से मेन वर्ब को चलाना। जो हेल्पिंग वर्ब आप इस्तेमाल करेंगे उसी हिसाब से आप मेन वर्ब अगर आप चलाएंगे तो जो है आपको मज़ा आ जाएगा और आपके टेंसेस सारे करेक्ट जाएंगे। अगर आप 10th 12th में ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ग्रामर में भी आपको यही ध्यान रखना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से कौन सा मेन वर्ब लगाना है। अगर आप इतना समझने के बाद भी अगर आप कल जाके ये बोलो कि मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईट फूड, तो तुम फिर किसी काम के नहीं हो। जब आपको बता दिया है कि आई एम लगाया तो सीधा ईट की जगह ईटिंग निकलना चाहिए। अगर आपने आई हैव लगाया तो ईट की जगह ईटन निकलना चाहिए। समझ में आ रहा है बात को। दिस इज़ द कंप्लीट चार्ट ऑफ टेंसेस। इसको प्रत्येक सेंटेंस को, एक एक सेंटेंस को लीजिए। जैसे आप अगला सेंटेंस बनाइए कि राहुल क्रिकेट खेलता है, तो राहुल प्लेज क्रिकेट, राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, राहुल हैज़ प्लेड क्रिकेट, राहुल हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। राहुल क्रिकेट खेला, राहुल प्लेड क्रिकेट, राहुल was playing cricket, Rahul had played cricket, Rahul had been playing cricket since morning। राहुल क्रिकेट खेलेगा, राहुल विल प्ले क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेल रहा होगा, राहुल विल बी प्लेइंग क्रिकेट, विल बी आए तो प्लेइंग लगा दो, राहुल विल हैव प्लेड क्रिकेट, राहुल विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इसी तरीके से एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट और एक मेन वर्ब, 3 चीज़ लो और हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से मेन वर्ब को बदलते जाओ, टेंसेस की प्रैक्टिस करते जाओ, आदत हो जाएगी। दोस्तों आई होप कि आपको समझ में पूरा कंसेप्ट आ गया होगा। अगर आपको एक एक सेंटेंस को डिटेल में पढ़ना है तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियो डाल रखे हैं। आप जाइए मास स्टडी की प्लेलिस्ट में, वहाँ पर लिखा है टेंसेस एंड मॉडल्स। तो टेंसेस मॉडल्स की सीरीज़ में मैंने पूरे टेंसेस को, पूरे 12 टेंसेस को डिटेल में मैंने पढ़ाया है। एक दिन में एक ही टेंस पढ़ाया है, वहाँ जाके आप और भी डिटेल में पढ़ सकते हो। अगर आपको इससे ज़्यादा अच्छा और डिटेल में पढ़ना है, अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो इंतज़ार मत कीजिए। हमारा 6 मंथ का, 6 महीने का स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है जो मात्र 1000 रुपये में हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। 1000 रुपये में 6 महीने तक पढ़ाते हैं बच्चों को ऑनलाइन। अगर आप जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप अंग्रेजी बोल सकें, अंग्रेजी समझ सके, अंग्रेजी समझ सके और लिख सके। तो हम चारों मेथड पर काम करते हैं, रट्टा नहीं मरवाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, समझाते हैं, समझाने के बाद कंसेप्ट समझ में आ जाता है। आई होप आज की क्लास आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी। लाइक अगर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, प्यारी सी मोटिवेटिंग कमेंट लिखिए क्योंकि पसीना टपक रहा है आपके लिए। थैंक यू सो मच। 30 दिन की सीरीज़ में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।